हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीनों टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम करते हैं, ठीक है, अब हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिलेशनशिप। ठीक है, ये मेनली ग्राफिकल बेस से हम समझेंगे, ग्राफ से समझना होता है। इसमें मेनली इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ग्राफ अच्छे से समझना कि किस पॉइंट को मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, कई बार डेफिनेशन भी पुटअप कर लेते हैं एग्जामिनर कि सिंपली इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आफ्टर दिस पॉइंट ये कैसे शो करेगी। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी लेंगे हम एक वायर की, उस वायर की प्रॉपर्टी से हम सिंपली ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन वो रिलेशनशिप समझेंगे। ठीक है, तो मेनली हमने अब तक क्या पढ़ा है, दो टर्म्स पढ़ी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, मेनली क्या, जितना हम स्ट्रेस लगाते हैं देन हमारा चेंज इन लेंथ हो जाता है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से हम स्ट्रेन लाते हैं। ठीक है, तो मेनली स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको रिलेशनशिप पता है। स्ट्रेस क्या होता है, जितना फोर्स लगाएंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे एक एरिया पे, वो क्या होता है मेरा स्ट्रेस। ठीक है, और जो उस फोर्स लगाने की वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से जो हमारा चेंज इन लेंथ होता है, उसी का जो हमारा रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो हो जाता है स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको एक कनेक्टिविटी तो इनमें पता ही लग गई कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में कनेक्टिविटी तो होती है। अब उसे थ्योरेटिकल कैसे प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रिलेशनशिप है। ठीक है, मेनली हम इसे एक वायर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें एक वायर लेंगे, सिंपली उसे हम स्ट्रेस लगाएंगे डिफरेंट टाइप से। ठीक है, देन उससे हम देखेंगे कि उसमें चेंजेस क्या आए हैं, देन हम लिख सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ। हमने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप बाय हुक्स लॉ भी पढ़ा है कि जो हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतना स्ट्रेन आ जाता है फिर। ठीक है, तो मेनली हम इसे कैसे करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी एक वायर लिया। सबसे पहले हमने एक वायर लिया। ठीक है, उस वायर को हमने सस्पेंड किया। ठीक है, उसके हमने क्या, टू पोर्शंस लिए। ठीक है, तो मेनली हम उसे ए और बी, सॉरी, हमने एक वायर लिया, सिंपली उसे सस्पेंड किया एक यूनिफॉर्म मास से। ठीक है, सस्पेंड ए वायर of uniform area of cross section vertically from a rigid spot through one end and attach hanger on the other। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, एक हैंगर है यहाँ पे, हमने एक वायर लिया जिसका एक एंड मैंने हैंगर से अटैच कर दिया, और इसके एक एंड पे मैंने क्या टांगा, एक यूनिफॉर्म मास। ठीक है, कोई भी एक मास ब्लॉक जैसे मैंने टांगा इसके इस पे। ठीक है, एक मास को हैंग किया। ठीक है, तो जब बिना मास टांगने की वजह से, मानो मेरा ये यहाँ तक था, ठीक है, मास टांगने की वजह से इसमें कुछ एलोंगेशन आई होगी। ठीक है, तो उस एलोंगेशन को हमने मार्क किया एक स्केल से। इफ दिस इज स्केल, इस पे ये ऐसे रीडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये जहाँ से ये वाला पॉइंट जहाँ पे जाएगा फिर बाद में वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक मास टांगने की वजह से इसमें क्या है, चेंजेस आई हैं। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, बार बार कुछ अलग से मासेस लेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे कि चेंजेस आखिर आ क्या रहे हैं। ठीक है, तो मेनली क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हमारा एक ग्राफ आता है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो हमने जब सिंपली अलग अलग मासेस टांगे तो हमने क्या है, एक ग्राफ की प्लॉटेशन करी। ठीक है, वैल्यूज आई अलग अलग से, देन उस वैल्यू को पुटअप करके हमने ग्राफ बनाया। तो हमारा ग्राफ कुछ इसमें ऐसा आता है। सबसे पहले हम मेनली इस ग्राफ को ही समझेंगे।
सॉरी, ठीक है। तो ये है मेरा स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले ये कुछ ऐसे जाता है, देन ये स्लाइटली ऐसे, देन ऐसे, ठीक है। तो मेरे यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होगा दिस विल बी पॉइंट ए, दिस विल बी पॉइंट बी, this will be point C, this will be D, this will be E, it will be F, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किस में 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया इस ग्राफ को। अब मैं सिंपली एक हर एक छोटे छोटे पोर्शन पे मैंने इसे 5 पॉइंट्स पे, ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है, इसे बांट दिया है 5 पॉइंट्स में। तो छोटे छोटे पार्ट को हम अलग से समझेंगे। ये मानो मेरा O है, तो हम अलग अलग पार्ट को समझेंगे। पहले O से A तक क्या प्रोसेस रही होगी, A to B क्या प्रोसेस, B to C, C to D, D to E एंड D to F, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे ही इसे छोटे छोटे पोर्शन करके समझेंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, जैसे शुरुआत में देखो पोर्शन OA, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रही हूँ पोर्शन OA को, ठीक है। जो ये क्या है, जो मेरा ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का कब आता है, जब हमारा होता है क्या, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने बताया कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या आता है, स्ट्रेट ग्राफ आता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो O to A जो मेरा पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, ये ओबे कर रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, strain, that means it obeys Hooke's law, ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है। हुक्स लॉ को इसने ओबे किया, ठीक है। तो मेनली जो हमारा ये पॉइंट ए होता है, जो इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं, इस पॉइंट ए को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है सब कुछ, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल पॉइंट, ठीक है। ये सिंपल था। अब आते हैं हम सेकंड, हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज बियॉन्ड ए। बियॉन्ड ए क्या प्रोसेस रहती है हमारी, ठीक है। तो बियॉन्ड ए जो हमारा होता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वेरिएशन है, इट इज़ नॉट लीनियर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वेरिएशन है, इट्स नॉट लीनियर, ठीक है, इट्स स्लाइटली कर्व्ड, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी कर्व हो जाती है बी के टुवर्ड्स, ठीक है। तो आपको पता है बियॉन्ड ए द कर्व इज नॉट लीनियर, ठीक है। कर्व में क्या है, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो मेनली क्या करता है, जो वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स जो मेरा स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से जो इंडिकेट करता है मेरा ग्राफ, वो क्या करता है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इट मीन्स मैंने जितना ज़्यादा मैं मास अपलोड करती हूँ, जितना भी ज़्यादा मैं लोड अपलोड करती हूँ, तो उसमें जो मेरी इलोंगेशन होती है वो लीनियर नहीं होती है, उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, जो हमारा BAO जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मेनली स्ट्रेस, जब मैंने मान लो कि इफ द वायर इज अपलोडेड एट द पॉइंट B, ठीक है, अगर मैं इस वायर को यहाँ पे छोड़ देती हूँ,
अगर मैंने यहाँ पे जो मैंने लोड लगाया है वो मैं लोड छोड़ दूँ तो मेनली जो मेरा दोबारा से जो बॉडी आ जाती है वो दोबारा से क्या पाथ फॉलो कर लेती है, जैसे वो शुरुआत में O2 A देन B गई थी तो वो रिवर्स पाथ फॉलो कर लेती है BAO। अगर मैं जो भी मैंने मास टांग रखा वो मैं मास हटा दूँ, रिवर्स पाथ फॉलोड दैट इज BAO। ठीक है, उसने रिवर्स पाथ फॉलो किया BAO। ठीक है, तो सिंपली ये हमारी जो वही क्या है, दोबारा से वही जो पोजीशन होती है उसी ले लेती है वो बॉडी। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल थी जो वैल्यू, उस दोबारा से उसी वैल्यू को एक्वायर कर लेती है, तो वो क्या होती है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अप टू पॉइंट बी द बॉडी इज इन इट इलास्टिक लिमिट, या मैं बोल सकती हूँ जो पॉइंट बी है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट है उस बॉडी की। ठीक है, अब देखो मेनली जो हमारा रीजन है O to B वो क्या है, इलास्टिक रीजन। जो मेरा रीजन है वो क्या है, इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, और इसमें हम नोट कर सकते हैं कि जो मेरा हुक लॉ है, जो मेरा हुक्स लॉ है वो ओबेड नहीं है, इज नॉट ओबेड। ठीक है, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। ठीक है, हुक्स लॉ अच्छे से ओबे नहीं होता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। ठीक है, अब आता है बियॉन्ड पॉइंट बी। ठीक है, बियॉन्ड पॉइंट बी, इसमें देखो जब हमारा बी पॉइंट से हम जब आगे चले जाते हैं तो मेनली क्या होता है, इलोंगेशन होती है बी टू सी में। ठीक है, बी पॉइंट ऐसे सी पे चला जाता है, आपने देखा यहाँ पे बी पॉइंट से सी में जाता है ये। ठीक है, स्लाइटली ऐसे। इसमें मेनली क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे सी पॉइंट पे जाके मैंने लोड को हटा दिया तो इसे पाथ फॉलो करना चाहिए था CBOA, बट ये CBOA पाथ ना फॉलो करके एक अलग से पाथ फॉलो कर लेता है, दैट इज, ठीक है, इसका पाथ CBOA ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाके कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर लेता है, दैट इज O डैश। ठीक है, तो मेनली क्या है, इसका पाथ क्या हुआ, न्यू पाथ विल बी CO डैश। अब CO डैश का यहाँ पे होने का मतलब क्या है, इट मीन्स पहले जो बॉडी O पोजिशन पे थी, ओरिजिनल पोजिशन, अब वो O डैश पे है। इट मीन्स जो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसकी वजह से जो बॉडी एग्जैक्ट पे ना जाके कोई स्लाइटली चेंज आ जाता है बॉडी में, थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाती है उसकी इलास्टिसिटी से, क्योंकि वो अप टू इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट चली जाती है, बी से बियॉन्ड चली जाती है, तो इसलिए डिफॉर्मेशन बॉडी में आने लाजमी है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जाते ही वो डिफॉर्म हो जाती है मेनली। ठीक है, तो जो मेनली यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो इसमें हमारा चेंज आ जाता है वो परमानेंट आ जाता है, जो चेंज इन लेंथ आ जाता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स परमानेंट स्ट्रेन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमानेंट स्ट्रेन है, परमानेंट स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय O dash is called परमानेंट सेट। जो हमारा परमानेंट चेंज आ जाता है स्ट्रेन में उसे हम क्या बोलते हैं, फिर परमानेंट सेट। ठीक है, जो मेनली इसमें डिफॉर्मेशन होती है वो एक ओरिजिनल पोजीशन के नियर तो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो डिफॉर्मेशन होती है, दिस डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आपको पता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वही होती है जब वो हमारी स्लाइटली नियर चली जाती है ओरिजिनल वैल्यू के, बट एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू को एक्वायर नहीं करती है बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
ठीक है। तो मेनली इसमें जो बिहेवियर होता है ये भी क्या होता है, यहाँ पे हुक्स लॉ हो जाता है फेल, हुक्स लॉ फेल्स, ठीक है। और जो मेरा वायर का बिहेवियर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वायर्स बिहेवियर विल बी partially elastic and partially plastic। वो इलास्टिसिटी भी शो करती है बॉडी और प्लास्टिसिटी भी शो करती है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू पे आना और प्लास्टिसिटी का थोड़ा सा नियर आ जाना, ठीक है। तो वो थोड़ी उसी ठीक है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू के पास आती जरूर है बट कम आती है, तो इसलिए पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक ऑफ द बॉडी इन दिस रीजन। कहाँ पे, बी टू सी रीजन में बॉडी मेरी पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक होती है, ठीक है, और बी तक मेरी वो इलास्टिक होती है, ठीक है। अब आता है बेटा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी अब बॉडी का कैसा रहता है, ठीक है। जो मेनली जो DEF कर्व है मेरा, ठीक है, जो मेरे DEF कर्व है यहाँ पे, दिस DEF कर्व, ठीक है, जैसे ये मेरा DEF कर्व है, ठीक है। जो DEF कर्व होता है मेनली क्या होता है, यहाँ से बॉडी बहुत थिन होने शुरू हो जाती है, ठीक है। जब ये DEF कर्व होता है, D to E जो होता है मेनली, तो यहाँ पे ना बॉडी बहुत थिन होने लग जाती है, ठीक है। जो वायर होता है वो बहुत खिंच के डिफॉर्म फोर्स लगने के बाद वो बहुत पतला होने लगता है, क्योंकि उसकी चेंज इन लेंथ बहुत ज़्यादा आने लगती है। डी पे जाके वो कुछ ऐसा आया होगा, ई पे जाके वो कुछ ऐसा आया होगा। तो मेनली जब मानो उसकी चेंज इन लेंथ आए तो ओरिजिनल लेंथ में से ही खिंच रहा है, कुछ अलग से उसमें जोड़ा तो नहीं जा रहा है ना, तो मेनली वायर इसमें एक थिन होने लगता है, ठीक है। ठीक है, तो बियॉन्ड सी कैसे लेंगे हम, बियॉन्ड सी हमारा क्या होता है, जैसे बियॉन्ड सी हमारा जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होने लगती है, ठीक है। इसमें क्या आने लगते हैं, कंस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। मेनली जो बॉडी की एक्चुअल लेंथ है जो थिक थी उसकी कंपैरिजन में वो बहुत थिन हो गई है, ठीक है। तो बियॉन्ड डी पॉइंट जो मेरा होता है, ठीक है, सॉरी बियॉन्ड सी देख रहे थे हम पहले। बियॉन्ड सी जो होता है हमारा, ठीक है, बियॉन्ड सी द वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन, हमारा मेनली इंक्रीज होने लगता है स्ट्रेन में, लेंथ में जो है वो इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज इन स्ट्रेन, ठीक है। इंक्रीज इन स्ट्रेन होने की वजह से हमारा बेशक हमारा कोई भी स्ट्रेस में इंक्रीज ना हो, इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस, ठीक है। तो मेनली क्या होता है इसमें, ये अप टू जाता है डी पॉइंट तक, ठीक है। ये इलोंगेशन जाती है हमारी बिना किसी स्ट्रेस के इंक्रीज करे, बिना हमारा स्ट्रेन में इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द पॉइंट सी एट विच वायर yields to wires yield to the applied stress and begins to flow down is called yield point। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं yield point, ठीक है। जो बिहेवियर ऑफ बी होता है इसमें ये परफेक्टली प्लास्टिक रहता है, सी टू डी परफेक्टली प्लास्टिक हो जाता है ये, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू सी जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इस जो बियॉन्ड सी रीजन में सी टू डी होता है मेनली क्या होता है हमारा स्ट्रेस हमारा बढ़ाते नहीं, हम वेट नहीं बढ़ाते, बट जो हमारा चेंज इन लेंथ होता है वो होता रहता है, ठीक है। तो मेनली यील्ड पॉइंट होता है हमारा एट द पॉइंट डी, यील्ड पॉइंट है, और जो स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेंथ से बढ़ता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अब जो मेन आएगा सबसे मेन होता है बियॉन्ड डी। बियॉन्ड डी हमारा जो वायर होता है वो इलोंगेशन की वजह से बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है ई जिस पे जाके वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होने के बाद डिफॉर्मेशन उसमें हो रही है, फोर्स लगी रहा है, तो वो एक टाइम पे टूट जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें क्या आते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट ई तक वो बहुत थिन होता है, डी टू ई बहुत थिन होता जाता है। ई पे जाने के बाद देयर आर मैनी कंस्ट्रिक्शंस अकर इन वायर। And finally breaks at point F। ठीक है, और पॉइंट F पे जाके वो फाइनली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा होता है E, corresponding to point E is called ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, और जो पॉइंट F होता है वो होता है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। और जो मेरा F पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, E टू F बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से F पे जाके हमारा जो वायर होता है वो फाइनली टूट जाता है, और जो F के बाद हमारी बॉडी होती है वो परफेक्टली प्लास्टिक हो जाती है। वो प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ अ बॉडी शो कर देती है, वो दोबारा से कभी भी अपनी वो ओरिजिनल जो पोजीशन थी उस पर कभी भी रिगेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आफ्टर F इट विल बी अ प्लास्टिक बिहेवियर। तो दिस इज क्या थी, ये हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।